वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 6 के लिए हिस्ट्री का सबक नंबर 8 पढ़ाऊंगी। बाकी के सभी चैप्टर्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में, ताकि आप एग्ज़ाम के अंदर अपने लफ्ज़ों में बनाकर लिख सको और पूरे ही चैप्टर का आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद अक्सर एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन आंसर जो हैं पूछे गए हैं समझाऊंगी, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो सभी बच्चे वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखेंगे तो एग्ज़ाम की इंशाल्लाह 100% तैयारी होगी। सबक नंबर 8 का नाम है अशोक एक ऐसा हुक्मरान जिसने जंग को तर्क कर दिया। तो आप इस चैप्टर के अंदर अशोक सम्राट के बारे में पढ़ोगे। अशोक जो थे उन्होंने जंग करना बिल्कुल तर्क कर दिया था, अहिंसा पर जोर दिया था। तो पहले टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर समझते हैं। सवाल नंबर 1, मौर्य सल्तनत में रहने वाले लोग जिन पेशों को अपनाते थे उसकी फहरिस्त बनानी है। यानी कि अशोक की सल्तनत में रहने वाले सल्तनत के बहुत बड़े इलाकों में किसान और मवेशी पालने वालों के गांव बसे हुए थे। बस्ती हिंदुस्तान जैसे इलाकों का ज़्यादातर हिस्सा जंगलों पर था, जंगलों से भरपूर था। वहाँ पर लोग फल फूल जमा करते और जानवरों का शिकार करके गुजर बसर करते थे। अगला सवाल है मंदरजा झेल जुमलों को पूरा करना है। जहाँ पर शहंशाहों की बारह रास्त हुकूमत थी वहाँ अफसरान देश वसूल करते थे, तो अफसरान वहाँ से टैक्स वसूल करते थे। शहजादों को अक्सर सूबों में देश के तौर पर भेजा जाता था, तो शहजादों को अक्सर सूबों में गवर्नर के तौर पर भेजा जाता था। मौर्य हकाम आमदोरफ्त के नुक्ते नज़र से अहम देश और नदियों पर कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। शहरराहों और नदियों पर भी यहाँ पर देश आएगा। शहरराहों और नदियों पर कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, यानी कि रास्तों पर और नदियों पर मौर्य हकाम यानी कि मौर्य हुक्मरान। नेक्स्ट है जंगलाती इलाकों में रहने वाले लोग मौर्य अफसरान को देश देते थे, तो नजराना देते थे। सही गलत है। उज्जैन शुमाल मगरिब की तरफ आमदो रफ्त का एक रास्ता था, बिल्कुल गलत। मौजूदा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के इलाके मौर्य सल्तनत के अंदर थे, बिल्कुल सही। चंद्रगुप्त के ख्यालात अर्थशास्त्र में मरकूम हैं, बिल्कुल सही। कलिंग बंगाल का कदीम नाम था, गलत है। अशोक के ज़्यादातर कुतबे ब्राह्मी रस्मुल ख़त में ही हैं, बिल्कुल सही। यानी कि इनके ज़रिए ज़्यादातर लिखे गए लेख ब्राह्मी ज़बान के अंदर हैं, ब्राह्मी रस्मुल ख़त की तरह है। यानी रस्मुल ख़त क्या है? किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए जिन लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जाता है उसको रस्मुल ख़त कहते हैं। तो अशोक के ज़्यादातर कुतबे ब्राह्मी लिपि में थे, बिल्कुल सही है। अगला टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है उन मसाइलों की फहरिस्त यानी कि लिस्ट बनानी है जिनका हल अशोक धम के ज़रिए निकाला गया था। तो अशोक की सल्तनत में मुख्तलिफ मज़ाहिब को मानने वाले लोग रहते थे, अलग अलग तरह के मज़हबों को मानने वाले लोग रहते थे अशोक के ज़माने में। और इनमें अक्सर इख्तलाफात यानी कि लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। जानवरों की कुर्बानी दी जाती थी। ग़ुलामों और नौकरों के साथ जालिमाना बर्ताव किया जाता था। तब अशोक ने महसूस किया कि इन मसाइल का ख़ात्मा या हल तलाश करना उसका फ़र्ज़ है। समझ में आए कि जब अशोक की हुक्मरानी थी उस टाइम पर उसके ज़माने में अलग अलग मज़हबों को मानने वाले लोग रहते थे, जिनमें आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते थे, जिससे कत्ल व गारतगिरी भी होती थी। तो अशोक ने महसूस किया था कि उसका फ़र्ज़ बनता है कि इन सभी मसाइल का हल निकाला जाए। अगला सवाल है धम को फ़रोग़ व तबलीग के लिए अशोक ने किन वसाइल का इस्तेमाल किया था। तो धम क्या है? धम महामत नाम के हकाम की तकरीरी की वो जगह धम की तालीम देते थे। समझ में आया इस लाइन का मतलब कि धम मोहम्मद नाम के हकाम यानी कि हुक्मरान की तकरीरी यानी कि उनका चुनाव की जो जगह थी वहाँ पर वो धम की तालीम देते थे, जहाँ पर उनको तकरीरी करके रखा जाता था। इसके अलावा अशोक ने अपने पैगामात चट्टानों और स्तूनों पर गुदवा दिए थे, कुंदा करा दिए थे। और अफसरानों को अपने सल्तनत के अफसरानों को ये हुक्म दिया था कि राजा के पैगामात को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो पढ़ नहीं सकते।
अब हैं अक्सर एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन आंसर। देखो एक एक लाइन के क्वेश्चन आंसर हैं, मगर एग्ज़ाम में अगर यही क्वेश्चन 3 या 4 नंबर्स में पूछा जाएगा तो आप 2-3 आंसर को एक साथ मिलाकर लिख दोगे तो आपकी 3-4 नंबर के क्वेश्चन की भी तैयारी हो जाएगी। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। मौर्य हुक्मरान अशोक के कुतबे किन किन ज़बानों में मिलते हैं, यानी कि मौर्य हुक्मरान अशोक के जितने भी लेख हैं वो उन्होंने कौन कौन सी ज़ुबानों में लिखे हैं। तो ब्राह्मी, आरेमिक, खरोष्टी और यूनानी। अशोक ने अपने ख़यालात को फैलाने के लिए अपने सफ़ीरों को कहाँ कहाँ भेजा था, यानी कि अपने फॉलोवर्स को अपने ख़यालात को फैलाने के लिए उन्होंने कहाँ कहाँ भेजा था। तो शाम एक मुल्क का नाम है, मिस्र भी, यूनान और जुनूबी हिंदुस्तान की रियासतों में अशोक ने अपने ख़यालातों को फैलाने के लिए सफ़ीरों को भेजा था, फॉलोअर्स को भेजा था। कौन कौन सी जगह हैं? शाम, मिस्र, यूनान और जुनूबी हिंदुस्तान। याद रखोगे, शाम, मिस्र, यूनान और जुनूबी हिंदुस्तान। अगला सवाल है, अशोक ने लुम्बिनी गांव में मालगुजारी कम क्यों कर दी थी? क्योंकि ये गांव महात्मा बुद्ध की जहाँ पैदाइश थी, यानी कि इस गांव में महात्मा बुद्ध ने जन्म लिया था, इसी वजह से अशोक ने वहाँ पर टैक्स लेना कम कर दिया था। अगला सवाल है, अशोक के कुतबे किन मकामात से हासिल हुए हैं? जोगड़ा और उज्जैनी। मौर्य अहद के 3 खास शहरों के नाम बताने हैं, पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैनी। पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैनी। मौर्य हुकूमत के बानी कौन थे? तो मौर्य हुकूमत के बानी चंद्रगुप्त मौर्य थे। समझ में आया कि मौर्य सल्तनत की, मौर्य शासन की शुरुआत अशोक ने नहीं की थी, इनसे पहले के राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चालुक्य के ख़यालात कहाँ पर मिलते हैं? तो चालुक्य के ख़यालात अर्थशास्त्र में मिलते हैं। याद रखोगे, चालुक्य के ख़यालात अर्थशास्त्र में मिलते हैं। अगला सवाल है, मैग्नेस कौन था? तो मैग्नेस यूनान के राजा का एक सफ़ीर था। समझ में आया, मैग्नेस यूनान के राजा के ज़रिए भेजा गया एक फॉलोअर था जो उनको मानता था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पास भेजा गया था। इस दौर में यूनान का हुक्मरान कौन था? तो सेल्यूकस निकेडा मौर्य हुकूमत के टाइम पर यूनान का हुक्मरान था। मौजूदा हिंदुस्तान के सूबों में कलिंग किस सूबे का नाम था? तो उस टाइम पर कलिंग उड़ीसा का पुराना नाम था। मौर्य सल्तनत कितने सालों तक कायम रही? तो 150 साल तक कायम रही। मौर्य सल्तनत के हुक्मरानों के, यानी कि राजाओं के नाम बताओ। तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा और अशोक। मौर्य सल्तनत दौर के कुछ अहम शहरों के नाम, उज्जैन, तक्षशिला, पाटलिपुत्र और कलिंग। याद रखोगे, उज्जैन, तक्षशिला, पाटलिपुत्र और कलिंग। पाटलिपुत्र में कितने दरवाजे और मीनारे थी? तो 570 मीनारे और 64 दरवाजे थे। उज्जैन शहर कहाँ पर वाक़ई था? तो मौजूदा मध्य प्रदेश में वाक़ई था उज्जैन। पाटलिपुत्र शहर कहाँ पर वाक़ई था? तो मौजूदा पटना पाटलिपुत्र था। कलिंग कहाँ पर वाक़ई था? तो अशोक कलिंग साहिली उड़ीसा का मौजूदा नाम है। अगला सवाल है, मौर्य हुक्मरानों की मरकज़ी और सूबाई राजधानी कहाँ थी? मरकज़ी यानी कि मेन जो रियासत होती है, जैसे कि हमारी दिल्ली, तो मरकज़ी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और सूबा यानी कि स्टेट के तौर पर जो राजधानी थी, तक्षशिला और उज्जैन थी। कलिंग को फतह करने के बाद अशोक ने मज़ीद और ना लड़ने का फ़ैसला क्यों किया? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि इस जंग में बहुत सारे लोग मारे गए थे, जिसे देखकर अशोक विचलित हो गए थे और उन्होंने अहद किया था कि वो अब कभी हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा पर अमल करेंगे। कलिंग की लड़ाई में लाखों लोग मारे गए थे। इतनी ज़्यादा हिलाकतों पर उसे अफसोस हुआ कि लड़ाई में इतने लोग मारे जाते हैं जो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में बहुत से दूसरे लोगों की भलाई करते हैं। इन बातों को सोचकर अशोक ने कोई भी जंग न लड़ने का फ़ैसला किया था। अगला सवाल है, अशोक के धम्म में शामिल पॉलिसियों के कुछ नाम बताओ। मवेशियों को मारने पर रोक थी, बड़ों की इज्जत करना, गुलामों और मुलाजिमों पर रहम करना, ब्राह्मणों और भिक्षुओं को अतिया देना, दान देना, दूसरों के मज़हब की इज्जत करना। अगला सवाल है,
रामपुरवा का बेल क्यों मशहूर है? दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में एक बेल की मूर्ति लगी है। ये बेल मौर्य फन मसोबरी का बेहतरीन नमूना है। इसे रामपुर बेल कहा जाता है। अगला सवाल है, अशोक के ज़रिए आवाम की भलाई के जो काम किए गए थे वो बताने हैं। तो अशोक ने सड़कों की तामीर कराकर उनके किनारे साएदार दरख्त लगवाए। उसने कुएं खुदवाए। अशोक ने इंसानों और जानवरों दोनों के इलाज के लिए अस्पताल खुलवाए। अशोक की सल्तनत की बुनियाद कब पड़ी थी? तो अशोक जिस सल्तनत पर हुकूमत करता था उसकी बुनियाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले रखी थी और आज से 2500 साल पहले रखी थी। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।